Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to start another important chapters of class 12 chemistry, that is ionic equilibrium. So ionic equilibrium chapter is very important. अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसमें ऐसे बहुत से टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक पीएच पीओएच के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनता है, एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। तो इस चैप्टर का वेटेज भी अच्छा खासा है और ये चैप्टर के ऊपर जेई मेंस या नीट में क्वेश्चंस बनते ही है, एक या दो क्वेश्चंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, जितना भी चीज सिखाऊंगा उस चीज को प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम रिवाइज करना, नोट करते रहना और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। इवन मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें दो वर्ड है, एक है आयोनिक, सेकेंड वन इज इक्विलिब्रियम। आयोनिक का मतलब आपको पता है कि आयंस की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। मैं पहले बात करूंगा इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम ये वर्ड हम लोग ने सुना है 11th स्टैंडर्ड में। इक्विलिब्रियम वर्ड हम लोग ने सुना है 11th स्टैंडर्ड में। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखाता हूं, देन विल एक्सप्लेन यू। इट इज द स्टेट at which certain properties, it is a state at which certain properties like concentration, density and pressure etc do not change with time। तो एक किसी प्रॉपर्टी का टाइम के साथ चेंज ना होना, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी लाइक कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, एक ऐसा स्टेट आता है जहां पर वो कांस्टेंट हो जाता है, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। शायद से आपको नहीं समझा होगा, लेकिन अभी मैं इधर आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो व्हाट इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ये आपने ऑलरेडी सुना है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करने के बाद क्या दे देते हैं, रिएक्टेंट। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स विद ईच अदर टू गिव प्रोडक्ट and product again reacts with each other to give back the reactant। तो देखो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके पहले प्रोडक्ट देंगे और प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके क्या देंगे, रिएक्टेंट देंगे, उसको रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इधर आपको दिख रहा होगा R1 एंड R2 आर टू रिएक्टेंट, इनके बीच में रिएक्शन होने से वजह से P1 और P2 दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इनिशियली आपने क्या किया होगा ना, R1 और R2 का कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया होगा, 10, 20, 15 कुछ ना कुछ लिया होगा। इनका इनिशियली कितना होगा, 0 होगा। देखो मान लो इसका इनिशियली मैंने लिया 10 कॉन्सेंट्रेशन, एक जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर है। इसका कितना होगा, 0, क्योंकि अभी तक तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब ये रिएक्ट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा और इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो ये लोग ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। तो इसका जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये 10 से 9 होगा, तो ये 0 से 1 होगा, मतलब एक जो है कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे दिया। अब ये 10 से 8 होगा, तो ये कितना होगा, इधर हो जाएगा 8 से इधर कितना हो जाएगा, 2। ये 10 से 7 होगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 3। ये 7 से वापस अभी देखो कितना आ गया, 6 पे आ गया, तो इधर कितना हो जाएगा, 4। एज यू कैन सी दैट इधर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अब जैसे ये 6 से 5 होगा ना, और ये भी क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा। ये देखो कम होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब 5 से इधर क्या होगा, 4 होगा, और ये 5 से क्या होगा, 6 होगा। तो इधर क्या हुआ ना, कॉन्सेंट्रेशन कम होते गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया। अब जैसे इधर 5 से 4 हुआ ना,
5 से 4 हुआ तो इधर 6 हो जाएगा, और जैसे ही इधर 6 हुआ तो जो 6 हुआ तो उधर क्या हो गया ना, वापस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने लगे। जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले 5 था, ये लोग एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन 5 से जैसे ही 6 हुआ तो जो एक्स्ट्रा आया 5 के बाद उन्होंने रिएक्ट करके वापस मुझे रिएक्टेंट दे दिया। मतलब जो इसका 5 से 4 हुआ था तो ये वापस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक इसको मिल गया, और इसका जो 5 से 6 हुआ था इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या दे दिया, रिएक्टेंट, तो ये भी 6 से कितना हो जाएगा 5। यानी ये जो 5 वाला पॉइंट है ना, ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। पहले इसका देखो कम हो रहा था, 10 से 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे कम होते गया, और इसका 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा बढ़ते गया। सब कॉन्सेंट्रेशन कम होते गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया। लेकिन 5 के बाद जब इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, मतलब कम हुआ 4 और इसका बढ़ गया 6, तो जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन 6 हुआ, यानी जो एक्स्ट्रा छठा वाला आया उसने रिएक्शन किया, वापस क्या दे दिया, रिएक्टेंट। तो ये जैसे 5 से 4 हुआ था, वापस मिला तो 5, इसका 6 हुआ था तो एक कम हो गया, तो कितना बचा 5। तो मतलब इस स्टेट पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 5 है, और जो कि अभी चेंज होने वाला नहीं है। हो सकता था देखो, तो देखो इसका 5 इसका 5 कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो उस स्टेट पे, जिस स्टेट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, अभी इसका देखो ये 5 से 4 हुआ, ये 6 हुआ, ये वापस 5 होगा, इसको देगा, ये भी वापस 5, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस स्टेट पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, जहां पर ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी चेंज होने वाला नहीं है। दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। इक्वल नहीं होगा चलेगा, तो ऐसा भी हो सकता था कि 10 से 9, 9 से 8, इधर कितना बना 2। अब जैसे 8 से 7 हुआ ना तो इसका 3 होगा, और जैसे इधर 3 होगा ये लोग वापस रिएक्ट करके इसको 8 पे कर देंगे और खुद 2 पे हो जाएंगे। तो इधर भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन इक्वल, मैं बोल रहा हूं कि दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक ऐसा स्टेट जहां पर कुछ प्रॉपर्टीज जो है कांस्टेंट हो जाती है विद टाइम, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हो। तो इस स्टेट पे देखो, इस स्टेट पे इसका भी 5 था, इसका भी 5 था, अब ये लोग चेंज ही नहीं हो रहे, इनका कॉन्सेंट्रेशन इस स्टेट पे इसका भी 5 रह गया, इसका भी 5 रह गया, चेंज नहीं हो रहा है। तो इस स्टेट को मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलूंगा। Is it there any doubt to what is equilibrium? Equilibrium मतलब क्या? It is a state at which certain properties like concentration, density, pressure do not change with time. तो इस स्टेट पे चेंज नहीं हो रहा। तो होप आपको इक्विलिब्रियम तो समझ गया होगा। अब बात करूंगा मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अब ये आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम between ions and its undissociated molecule equilibrium between ions and undissociated molecule is known as ionic equilibrium। तो इक्विलिब्रियम समझा क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा स्टेट जहां पर कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाए। अभी इधर आयंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसको भी समझते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विल डिसोसिएट इनटू एसीटेट आयन एंड H+ आयन। इससे एसीटेट आयन बनेगा और H+ आयन बनेगा। तो देखो स्टार्टिंग में इसका कितना होगा, 10 होगा, और इसका कितना होगा, 0 होगा। मतलब स्टार्टिंग में आपने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए, आयन एक भी नहीं बना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, 9, तो इसका होते जाएगा 1, इसका कम हुआ, इसका बढ़ते जा रहा है। फिर जैसे ही 8 के बाद 7 हुआ ना, 7, इधर क्या होगा, 3, और ये जैसे ही 3 हुआ, 3 जैसे ही होगा ये लोग क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे और वापस ये दे देंगे। तो ये जो 7 और 3 है,
इस स्टेट पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जहां पर इसका कंसंट्रेशन 7 ही रहेगा और इसका कंसंट्रेशन 3 ही रहेगा। बात समझ रहे हो ना? 3 देखो 3 होगा तो कम होके, सॉरी 7 और 3 नहीं, 8 और 2 पे, 8 और 2 पे, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो क्या होगा ना, इधर 3 हुआ, अब वो 3 जैसी होगा वो लोग कंबाइन होके क्या कर देंगे, इसको बना देंगे, तो 7 से 1 बढ़ जाएगा 8 और ये 1 कम हो जाएगा, तो इधर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन 8 है और इसका कंसंट्रेशन 2 है। इक्वल नहीं है लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये वापस 1 कम होगा, ये बढ़ेगा, लेकिन जैसे ये 3 होगा ये वापस 2 हो जाएगा और ये वापस 8 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इक्विलिब्रियम आया बिटवीन आयोनिक स्पीशीज एंड इट्स मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। भाई आयंस की बात कर रहे हो ना, आयंस की बात कर रहे हो और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। Is it clear to all of you? So what is equilibrium and what is ionic equilibrium? तो इसको properly note कर लो। Now we will discuss about this electrolyte, like strong electrolyte क्या होते हैं, weak क्या होते हैं, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, इन लास्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पता चला हमको, इक्विलिब्रियम पता चला कि एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर कोई भी चीज जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब दोनों तरफ वो चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेट को इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और अगर वो आयोनिक स्पीसी की बात हो रही है, दैट्स व्हाई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब इधर हम लोग आयोनिक स्पीसी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का बात करना तो बनता ही है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस which ionize or dissociate into its ion in aqueous solution। तो इधर मैं लिखवा देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस which dissociate or ionize into its ion, मतलब वो अपने आयंस में सेपरेट हो जाते हैं इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर मैं पानी में डालूं तो वो अपने आयंस में सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, NaCl को जैसे ही मैं पानी में डालूंगा तो इट विल सेपरेट, it will ionize, it will dissociate into its respective ion, that is Na plus and Cl minus। मतलब ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको पानी में डालने के बाद उसके आयंस अलग अलग हो जाए तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि ले लिया एग्जांपल HCl का, इसको भी पानी में डालो तो आपको मिल जाएगा H प्लस और Cl माइनस, क्योंकि ये अपने आयंस में सेपरेट हो जा रहा है पानी के अंदर, दैट्स व्हाई ये भी क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaOH भी ले लो, NaOH इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट, Na प्लस OH माइनस, क्योंकि ये अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो समझते हैं व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट which dissociates completely into its ion। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपने आयन में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट which do not dissociate completely into its ion। तो इसका एग्जांपल ले लेता हूं, इसका एग्जांपल है NaCl, HCl, NaOH
और इनका एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये नहीं कि सॉल्ट, कभी कभी हमको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, एसिड भी, बेस भी, सॉल्ट भी, कुछ भी हो सकता है। जो अपने आयंस में सेपरेट हो गए वो इलेक्ट्रोलाइट हो गए। अब इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं ना जो पूरे के पूरे अपने आयंस में सेपरेट हो जाए। जैसे कि आपने 10 NaCl लिया और 10 का 10 NaCl इसमें क्या हो गया, सेपरेट हो गया अपने आयंस में। तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया था, 10 NaCl पानी में डाला, इसलिए मैं एक्वस लिखूंगा, और पानी में डालने के बाद मुझे 10 Na+ मिला और 10 Cl- मिला। मतलब NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि इधर मैं ले लूं अपना सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट इसका भी मैंने कितना लिया, 10 लिया था। कितना लिया था, 10, लेकिन मुझे सिर्फ 5 CH3COO- मिला और 5 Na+ मिला। मतलब 10 लिया था लेकिन 10 में से सिर्फ 5 ही डिसोसिएट हुए, 5 अनडिसोसिएटेड रहे। 5 डिसोसिएट हो गए और 5 एज इट इज रहा। जबकि इधर 10 लिया था, 10 में से 10 डिसोसिएट हो गया। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग, और जो कंप्लीटली नहीं होता उसको वीक। तो इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट होता है ना, वो हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही इक्विलिब्रियम आएगा, स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा। क्योंकि देखो ना, ये आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो वापस पीछे भी आना चाहिए ना, बात समझ रहे हो। जबकि इधर तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स आयन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता जाएगा। तो इधर तो इक्विलिब्रियम का सवाल ही नहीं उठता। इक्विलिब्रियम कभी भी कहां एग्जिस्ट करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो जैसे कि 10 था, 10 में से क्या हुआ, 5 डिसोसिएट हो गया और 5 क्या रहा, अनडिसोसिएटेड। तो समझ जाओ जो 5 अनडिसोसिएटेड था और 5 डिसोसिएटेड था, उस टाइम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कांस्टेंट हो गया। तो वो स्टेट कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम। बात समझ रहे हो। लेकिन इधर तो ऐसा होगा नहीं कि ये वापस कंबाइन होकर ये दे दे तो इधर इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहां पर आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। दिस इज व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। So guys, let's discuss what is degree of dissociation. तो degree of dissociation क्या होता है ना, it is the extent of an electrolyte to dissociate. किसी इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएट होने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कितना डिसोसिएट हो सकता है, उसकी क्षमता कितनी है डिसोसिएट, यानी उसके आयंस में सेपरेट होने की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप खुद सोचो ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, दैट मींस उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट होते हैं, तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इट इज द एक्सटेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू डिसोसिएट। कितने एक्सटेंट से कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है अपने आयंस में। कोई इलेक्ट्रोलाइट जब अपने आयंस में सेपरेट हो रहा है, अगर ज्यादा सेपरेट हो रहा है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, कम सेपरेट हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम। उसका भी हम टेक्स्ट बुक की भाषा में समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of electrolyte that dissociate into its ion when equilibrium is reached। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट होता है, उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो देखो अल्फा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो समझते हैं। आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, समझ जाओ आपने 10 लिया था, 10 मोल लिया था, और 10 मोल में से 5 मोल डिसोसिएट हो गया, 5 मोल डिसोसिएट हुआ, 5 और 10 लिया था, 10 और 5 का रेशियो कितना हो जाएगा, 0.5 यानी 1/2। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 0.5, मतलब आधा है। मतलब क्या, अगर आपने 50 लिया है तो 50 में से 25 क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 50 में से क्या हो गए? 25 क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कितने डिसोसिएट हो गए? 25। तो इट इज एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएट होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है एट इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर टोटल मैंने 10 लिया, 10 में से 5 डिसोसिएट हो रहा है, मतलब तो इनका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? 0.5, मतलब आधा। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? आधा। मतलब 100 मोल लोगे तो 100 में से 50 क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। इज इट देयर एनी डाउट? तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, तो आप क्या लिखोगे? अल्फा इंटू 100। मतलब 0.5 इंटू 100 करूंगा तो कितना आएगा? 50%। 10 में से 5 मतलब 50% डिसोसिएट हो गया ना। तो दिस इज व्हाट? परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री डिसोसिएशन। इज इट देयर एनी डाउट? क्या ये आपको समझा? तो आपको कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है ये भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इज इट देयर एनी डाउट? अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा? अब कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है उसके बारे में सीखेंगे। सो हेडिंग डाल दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर्स, तो जो पहला फैक्टर्स है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप खुद समझो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप देखो एक चीज याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग Se लिखेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट को We लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? ऑलमोस्ट 1 होता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस देन 1। एक से क्या होता है? बहुत ही कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होता है। देखो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। मतलब क्या? जितना लिया था, समझ जाओ 10 लिया था और 10 का 10 डिसोसिएटेड हो गए। नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मैंने 10 लिया था और 10 का 10 डिसोसिएट हो गया। मैंने यही बोला था ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। 10/10 क्या आ गया? 1। और परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 100%। मतलब जितना लोगे उतना डिसोसिएट हो जाएगा। दैट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये तो हुआ हमारा पहला फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस सॉल्वेंट में यूज करें? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इधर मैं लिखूंगा सिंपली, अगर पोलार सॉल्वेंट है, पोलार सॉल्वेंट, तो इधर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। जबकि नॉन पोलार सॉल्वेंट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब बात समझो, पोलार सॉल्वेंट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है और नॉन पोलार में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो आपको मालूम है कोई भी चीज डिसोसिएट होना वो किस में फेवर करेगा। देखो जैसे कि इसको मैंने डिसोसिएट किया AB को, मुझे क्या मिला? A+ एंड B-, आयंस मिले। आयंस मतलब पोल्स। अगर पोलार सॉल्वेंट होगा तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा ना, जैसे कि वाटर क्या करेगा? इसको हाइड्रेशन के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। देख लो एग्जांपल, NaCl क्या बनेगा? Na+Cl-। Na+Cl-। मैंने वाटर लिया, कौन सा सॉल्वेंट? पोलार सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में वाटर आ गया। अब वाटर देखो Na+ को कैसे स्टेबलाइज करता है? हाइड्रेशन की मदद से। देखो इस तरीके से वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो Na+ के पास जाएगा और उसको बोलेगा टेंशन मत ले, तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके स्टेबलाइज कर रहा हूं हाइड्रेशन के थ्रू। वैसे Cl- को वाटर का पॉजिटिव वाला हिस्सा अप्रोच करेगा, यानी H+ वाला बोलेगा टेंशन मत ले, मैं तेरे को स्टेबलाइज कर रहा हूं। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट तो हाइड्रेशन या ये एक्वेशन तो कर ही नहीं पाते, तब उनके पास अगर उसमें आयंस बनेगा तो जल्दी बनेगा नहीं। आप बात समझो, देखो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है ना, दे डू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है? आयोनिक स्पीसी के चारों तरफ सॉल्वेंट का घेर लेना।
जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वाटर घेरता है तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो सॉल्वेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है और आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एनर्जी बाहर गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन नॉन पोलर में सॉल्वेशन होगा ही नहीं। जब सॉल्वेशन होगा नहीं तो आयंस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में जल्दी वो डिसोसिएट होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कोई सॉल्वेशन करने वाला बैठा ही नहीं है। जबकि पोलर में दे डू डिसोसिएट वेरी फास्ट, बिकॉज जैसे वो डिसोसिएट हो गए तो आयंस बन भी जाएगा, तो उसको मदद करने के लिए पोलर सॉल्वेंट है जो कि सॉल्वेशन करेगा। बात समझ गए? तो सिंपली याद रखो, पोलर सॉल्वेंट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है जबकि नॉन पोलर में कम हो जाता है। अब थर्ड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन तो मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सिंपली लिखूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। हाउ? आपको खुद पता है, जैसे कि एक बकेट ले लो, बकेट बोलो, एक बीकर ले लो नॉर्मल, इसमें मैंने भर के ना एकदम NaCl डाल दिया भर के, क्या जल्दी वो टूटेगा? क्या डिसोसिएट होगा? नहीं, थोड़ा सा पानी डाला और अगर डिसोसिएट हुआ तो वापस क्या होगा? जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हो? जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो समझो सारे के सारे डिसोसिएट हो गए Na+ में और Cl- में। बहुत सारे Na+ है, बहुत सारे Cl- है। तो जैसे ही Na+ और Cl- टूटा, वो दूसरे किसी Cl- के साथ जुड़ जाएगा और वो दूसरे किसी Na+ के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि देखो NaCl टूटा और टूट के क्या दिया? Na+ और Cl-। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो जैसे Cl- टूटेगा उसको दूसरा Na+ मिल जाएगा, दे चिपक जाएगा, इसको दूसरा Cl- मिलेगा, चिपक जाएगा। बात समझ रहे हो? तो वापस तो वो NaCl बन जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। वही डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मैं लूं, डाइल्यूट, तो जैसे समझ जाओ मैंने सिर्फ 2 लिया तो Na+ और Cl- टूटे, अब उनको कंबाइन होने के लिए कोई मिल रहा नहीं है, मतलब दे विल रिमेन सेपरेट, वो डिसोसिएटेड रहेंगे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड अपना सॉल्यूशन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा और डाइल्यूट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। बात समझ गए ना आप? एंड लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इधर मैं लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वो NaCl वो जल्दी डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। जैसे कि ये NaCl है, फोर्स, जैसे मैंने इसको हीट किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और Na+ Cl- फास्ट सेपरेट हो गए, फटाफट सेपरेट हो गए, फटाफट सेपरेट हो गए। टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा ये सेपरेट होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे। लेकिन कम टेम्परेचर पे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा स्ट्रांग होता है तो वो जल्दी सेपरेट होते नहीं है। बात समझो। तो दिस इज व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसमें देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट, concentration and temperature, and we have also discussed what is degree of dissociation। मैं सिंपली बोलूंगा डिसोसिएट होने की क्षमता, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन कितना डिसोसिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इसलिए उनका 1 होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट बहुत कम होते हैं इसलिए उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू भी बहुत कम होता है। तो ये सब चीज को प्रॉपर्ली नोट कर लो। So guys, in this video we have discussed what is ionic equilibrium. Equilibrium between the ionic species and its undissociated molecule is called as ionic equilibrium। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सीखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, वो भी देखा। फिर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा और देन देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया उस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करना और इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एसिड बेस थियरी, उसके डिफरेंट थियरीज है उनको पढ़ेंगे। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।